नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में अचानक से हॉट सीट बनी एक लोकसभा सीट, एटा लोकसभा सीट। जी हाँ मित्रों, एटा लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है और यहाँ से हैट्रिक के लिए तीसरी बार अपनी पारी खेलने के लिए तैयार हैं कल्याण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता थे। उनके बेटे राजवीर सिंह यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या दाव चल दिया कि यह सीट अब फंसी हुई सीट नजर आ रही है। और या दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जिसे अभेद्य दुर्ग मान रही थी, उस दुर्ग में ही अब उन्हें लग रहा है कि कहीं कहीं यह सीट कहीं हाथ से निकल न जाए। अगले कुछ मिनटों में समझेंगे एटा की इस समय क्या, तत्कालीन समय में क्या स्थितियां हैं, वहाँ के मतदाता क्या सोच रहे हैं, तमाम जाति समीकरण और तमाम स्थितियां किस रूप में। मित्रों, एटा लोकसभा सीट बीजेपी काफ़ी तनाव रहित रहती थी और तनाव रहित रहने का कारण था कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह यहाँ से पिछले बार 1.25 लाख वोटों से जो है कि आराम से चुनाव जीत गए थे। 1.25 लाख वोटों से उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराया था। इस सीट को अगर देखें तो यह सीट जो है यहाँ पे लोध बाहुल्य जो है कि यह सीट है। लोधों का जो है कि यहाँ पे आबादी, कल्याण सिंह इसी समुदाय से आते थे, राजवीर सिंह उसी समुदाय से आ रहे हैं। तो एक तो लोध बाहुल्य सीट है और कल्याण सिंह उसमें सबसे बड़े नेता रहे, उन्हीं के बेटे राजवीर सिंह वहाँ पे लड़ रहे हैं। वह वोट उन्हें काफ़ी आसानी से मिल जाता है, वो इस बार भी मिल रहा है। लेकिन परेशानी उत्पन्न हुई कहाँ पे मित्रों, यह सीट कहाँ से फंसी और इसके फंसने की क्या क्या परिस्थितियाँ देखी। जब चुनाव के कुछ दिन पहले अगर हम लोग राजवीर सिंह का बयान को देखें तो राजवीर सिंह कहते थे, मैं एटा लोकसभा सीट इस बार 1.25 लाख वोटों से नहीं जीतने जा रहा हूँ, 5 लाख वोटों से जीतने जा रहा हूँ। उनके ये बयान थे। लेकिन अचानक से कुछ समय पहले राजवीर सिंह के बयान बदलने लगे मित्रों, और राजवीर सिंह माफ़ी मांगते हुए दिखने लगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलतियों की सज़ा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मत दीजिए। और तभी से देश भर की निगाहें अचानक से एटा में लग गई कि आखिर एटा जो कि बीजेपी का मजबूत गढ़ था, वहाँ पे ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को माफ़ी मांगने की नौबत आ गई। इसके पीछे छुपा हुआ है अखिलेश यादव का एक मास्टर स्ट्रोक दाव। थोड़ा उसे समझेंगे, पूरे मामले को समझेंगे, इसलिए अंत तक वीडियो को देखिएगा। काफ़ी सावधानी के साथ समझेंगे कि बीजेपी के गढ़ में क्या समाजवादी पार्टी सच में संदमारी कर रही है, क्या बीजेपी के गढ़ का यह सीट सच में फिसल रहा है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो इस सीट पे जो जाति समीकरण अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे यादव मतदाताओं की संख्या भी 2,90,000 है और समाजवादी पार्टी यहाँ पे यादव उम्मीदवार ही खड़ा किया करती थी। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास एक मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन ही बन पाता था। जबकि अगर दूसरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को देखें तो भारतीय जनता पार्टी, चूँकि उनके लोध उम्मीदवार होते थे, तो लोध समुदाय का वोट प्लस क्षत्रिय वोट, ब्राह्मण वोट, तमाम जो है कि दूसरे प्रकार के वैश्य समुदाय के वोट और एक अच्छा बड़ा सा चंक जो है कि वो बड़ा सा हिस्सा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का बन जाता था। अब इस बार जब समाजवादी पार्टी ने, और साग के वोट भी जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी को परंपरागत तौर पे जाता था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक दाव चलते हुए यहाँ पर, चूँकि उन्होंने यादव इस बार उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया देवेश शाक्य। और शाक्य जो समुदाय है उनकी आबादी यहाँ पे 2 से 2.5 लाख मानी जाती है। और यहीं से यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। मित्रों, अगर समझें, पिछले बार राजवीर सिंह 1.25 लाख वोटों से जीते। आप लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि राजवीर सिंह 1.25 लाख वोटों से तब जीते जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। क्योंकि दलित वोटर भी यहाँ पे 2 लाख हैं, 2 लाख लगभग दलित वोटर भी हैं। लेकिन इस बार अब अगर बीजेपी के लिए आप देखें तो उनसे 2 से 2.5 लाख वाले जो आबादी वाला जो शाक्य समुदाय है यहाँ पे, वह शाक्य समुदाय बीजेपी से सीधे सीधे अलग हो गया है और वह समुदाय समाजवादी पार्टी की तरफ है। अब इलेक्शन जैसे जैसे पास आता चला गया, समाजवादी पार्टी के लिए स्थितियाँ काफ़ी फेवरेबल होने लगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई पहले एटा लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए नहीं कोई देख रहा था। आप कहेंगे कि साकियों का वोट अगर
साकी समुदाय से कोई खड़ा हो गया तो वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के खेमे में कैसे जा सकता है। एटा लोकसभा सीट में कम से कम 25 वर्षों बाद ऐसी स्थितियां बनी हैं कि साकी समूह के लोगों को लग रहा है कि उनके अपने उम्मीदवार सांसद बन सकते हैं, और उनकी ये शिकायत होती थी भारतीय जनता पार्टी से कि आप हमारा वोट तो लेते हैं लेकिन हमें प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। और समाजवादी पार्टी ने जैसे ही देवेश साकी को टिकट दिया, साकी समूह के लोग सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से टूटकर समाजवादी पार्टी के खेमे में आ गए। स्थिति यहाँ पे ये बदली, और समाजवादी पार्टी ने जो नया समीकरण बनाया है मित्रों, वो समीकरण यहाँ पे ये है, साकी समुदाय प्लस यादव प्लस मुस्लिम, एक ये कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। ये जाति समीकरण के दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। लेकिन राजवीर सिंह के हारने के कारण एक ये मास्टर स्ट्रोक दाव तो है ही, लेकिन पिछले 10 वर्षों का उनका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है मित्रों, जिससे हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर वोटर्स की दृष्टि से देखें, 1,90,000 यहाँ पे छतरी वोटर्स हैं, मुस्लिम 1,60,000 हैं, दलित यहाँ पे 2 लाख है। यह पूरा का पूरा एक मोटे तौर पे जाति समीकरण में बता रहा हूँ। लेकिन पिछले 2 टर्म से राजवीर सिंह यहाँ पे सांसद थे, और उनकी पहली समस्या क्या रही, उनसे लोग नाराज़ क्यों रहे? नाराज़ इसलिए रहे कि राजवीर सिंह कभी एटा में नहीं रहते थे, या तो वो दिल्ली स्थित अपने आवास पे रहते थे या वो लखनऊ स्थित अपने आवास पे रहते थे, और एटा से बहुत पास अगर कहीं वो होते थे तो वो अलीगढ़ स्थित अपने आवास पे होते थे। इसलिए एटा के लोगों को जब भी अपनी कोई समस्या सुनानी समझानी होती थी, उनको ये पिछले 10 वर्षों में ये परेशानी उनके साथ बनी हुई रही। तो जनता से कनेक्टिविटी का जो प्रयास था उनका, वो गंभीर किस्म का प्रयास नहीं था, और इससे नाराज़गी किस में छाई? इससे नाराज़गी वहाँ के सवर्ण वोटर में छाई। सवर्ण वोटरों को लगा कि हमारे वोट से आप सांसद बन जाते हैं और हमारे ही काम को सुनने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं। यानी ब्राह्मणों में नाराज़गी राजवीर सिंह को लेके, ठाकुरों में नाराज़गी, भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटर वैश्य समुदाय में नाराज़गी, एक बड़ी तगड़ी नाराज़गी की स्थिति राजवीर सिंह के प्रति थी। और दूसरी स्थिति, राजवीर सिंह से जब सवाल पूछे जाते हैं कि आपने विकास के लिए क्या काम किया है, तो वो गिनती में 24,000 करोड़ तक का प्रोजेक्ट की पूरी गिनती करा देते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का जो मूल मामला है, अगर वहाँ पे आप जाके पूछें तो रेलवे से जोड़ने का मामला, रेल का मामला, वो एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बन गया कि भाई रेल चाहिए। तो वो इस मामले को लेकर राजवीर सिंह के पास कोई उत्तर नहीं है, और यही कारण है कि जब परिस्थितियां राजवीर सिंह को लगी कि बिगड़ते हुए हालात हैं, तभी उन्हें माफ़ी मांगने की स्थिति आई कि भाई हमें माफ़ कर दीजिए, मुझसे कुछ गलती हुई होगी, मैं आप लोगों से कनेक्ट में नहीं रहा, मैंने आपके समस्याओं को नहीं सुना, लेकिन मेरे गलतियों की सज़ा प्रधानमंत्री मोदी जी को मत दीजिए। और ये माफ़ीनामा वाला वीडियो उनका वायरल होना शुरू हो गया। हालांकि वो माफ़ी तो मांग रहे थे, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपने तरफ से एक दांव चलने का प्रयास किया जिससे कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हो, और वो अपना लाभ समाजवादी पार्टी के कुछ वोटर्स को अपने तरफ लाके जोड़ सकें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, समाजवादी पार्टी से जो पिछले बार 2019 में उनका जिससे मुकाबला हुआ था, देवेंद्र सिंह यादव कासगंज से, वो 2019 में उनके सामने में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़े थे, उन्हें अपने खेमे में शामिल कर लिया। उन्हें ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजवीर सिंह, उन्हें क्या लगा, उन्हें ये लगा कि अगर देवेंद्र सिंह यादव को अपने खेमे में ले लेंगे तो साकी वोट जो कि अब हमारे पास नहीं है, वो तो हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन क्यों नहीं यादव वोटरों में हम सेंधमारी कर दें देवेंद्र यादव को अपने तरफ लाके। लेकिन मित्रों स्थिति ये बनी कि यहाँ पे यादव वोटरों में कोई सेंधमारी करने में वो सफल नहीं हुए। देवेंद्र यादव को लाने का दाव भी भारतीय जनता पार्टी को उल्टा ही पड़ गया। कैसे उल्टा पड़ा? देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में देवेंद्र यादव पर इन्होंने काफ़ी गंभीर किस्म के आरोप लगाए थे। उन्हें कहा कि वो तो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, ज़मीन लूट लेते हैं, ज़मीन पे कब्जा करने वाले माफिया हैं। और जो पार्टी के जो कट्टर समर्थक होते हैं मित्रों, वो उन आरोपों को काफ़ी सही मानते हैं। और विशेषकर जो कासगंज के वो कासगंज से आते हैं देवेंद्र यादव, वहाँ पे और प्लस बाकी जो पूरा एटा लोकसभा सीट है, वहाँ पे संदेश ये गया कि समाजवादी पार्टी को असामाजिक तत्व को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में शामिल कर लिया। तो इससे सवर्ण वोटर जो कि पहले से और नाराज़ थे, देवेंद्र यादव के भारतीय जनता पार्टी में उनको और उनके कई समर्थकों को शामिल करने से वो नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ ही गई। तो कहाँ तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी
कि समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी को लाएंगे अपने खेमे में और यादव वोटर को हम अपने तरफ कर लेंगे। उल्टे उनके सवर्ण वोटर और नाराज हो गए। एक तो ये स्थिति रही। दूसरी स्थिति देखिए, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी खड़ा किया है वो है मोहम्मद इरफान। अब एक ये भी उम्मीद की जा रही थी पहले समूह की तरफ से कि मोहम्मद इरफान मुस्लिम वोटरों में कहीं न कहीं सेंधमारी कर लेंगे, लेकिन ज़मीन पे जो स्थितियां हैं वहाँ पे मुस्लिम वोटर में कोई भी बिखराव नहीं है। मुस्लिम वोटर सीधे सीधे देख रहे हैं कि अखिलेश यादव का गठबंधन कांग्रेस के साथ है, वो सीधे राहुल गांधी को देख रहे हैं। जब वहाँ पे मुस्लिम मतदाताओं से आप बात कीजिए तो उनका जो जवाब मिलता है वो ये मिलता है कि मोहम्मद इरफान जो बहुजन समाज पार्टी के हैं, वो अगर उन्हें वोट हम दे भी देते हैं तो वो कोई चुनाव तो जीतने नहीं जा रहे हैं, उल्टे उनको वोट देने से हमारे वोट कट जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जीतने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार होने के बावजूद भी वो यहाँ पे वोट नहीं काट पा रहे। और सबसे आखिरी और रोचक चीज़ मित्रों ये कि दलित वोटर्स यहाँ पे 2 लाख के आसपास के संख्या में हैं दलित वोटर्स, और उनका जो कोर वोटर है वो तो बहुजन समाज पार्टी को जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, जो पढ़े लिखे दलित युवा हैं, दलित तबका के लोग हैं, वो वोट भी समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का जो नारा था उसको वो मान के चल रहे हैं कि अगर 400 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आती है तो वो संविधान बदल सकते हैं, जो विपक्ष ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता के साथ खड़ा किया है। दूसरा बड़ा सा मामला ये है मित्रों कि कहीं न कहीं आरक्षण पे भी खतरा हो सकता है। तो एक स्थिति सोच के देखिए कि 2019 में क्या स्थिति थी यहाँ पे कि सभी साके वोटर्स वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ थे, लोध वोटर भारतीय जनता पार्टी की तरफ थे, यादव वोटरों में भी 2019 में बड़ी सी सेंधमारी कर डाली थी। लेकिन इस बार हालत ये है कि 2019 बिल्कुल एक उल्टे क्रम में होता हुआ दिख रहा है। यही कारण है कि यहाँ पे अमित शाह की भी रैली हुई, केशव प्रसाद मौर्य की भी रैली हुई, लेकिन उस रैली में कोई दम नहीं थी, वहाँ पे उसमें एनर्जी नज़र नहीं आ रही थी, जनता का रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि 2 मई को यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम रैली हुई उसमें जरूर करंट नज़र आया और थोड़ा सा लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो बहुत ज़्यादा पिछड़ रही है वो थोड़े मुकाबले में आई। तो योगी आदित्यनाथ ने थोड़ा दमखम डाला यहाँ पे, इससे जरूर उससे थोड़ी सी स्थिति बीजेपी की बेहतर हुई। लेकिन अंततः जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने एक रोड शो किया यहाँ पे जिसमें अच्छी खासी भीड़ दिखी, लेकिन वहाँ की लोकल जनता समझ गई कि इसमें लोकल भीड़ नहीं है, बाहर से लाए गए लोग हैं। इस कारण से लास्ट के समय में भी जो वो जिस तरह से कवर अप करना चाह रहे थे बीजेपी, वो कवर अप नहीं कर पाई और यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना ली। इसलिए मैं मित्रों कह रहा हूँ, एटा जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ वाला जगह था वह फिसलते हुए समाजवादी पार्टी के मास्टर स्ट्रोक के कारण यहाँ समाजवादी पार्टी ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है। धन्यवाद मित्रों।